अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन हैं। शिवराज सिंह चौहान, वो चेहरा जिसने सियासत के मायने ही बदल दिए। शिवराज, वो शख्सियत जिसने राजनीति को लोकनीति में बदल दिया। शिवराज, वो राजनेता जो सियासत को आलीशान भवनों और फाइलों से निकालकर गांव और खेत खलियानों तक ले आया। शिवराज, वो इंसान जो जनता के दिलों में ऐसा बैठा कि किसी का भैया तो किसी का मामा हो गया। वाकई शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय सियासत की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। आने वाली पीढ़ियां अब सियासत की शिवराज स्टाइल को सीखती हैं। मेरे लिए जब मैं मंच पे जाता हूँ तो लोग सीधी तुलना पिताजी से करते हैं। और सच बात बताऊंगा, देखिए मैं उन परिस्थितियों में पैदा नहीं हुआ हूँ, पला बड़ा नहीं हूँ जिसमें मेरे पिताजी पले बड़े हैं। उन्होंने कठिनाई देखी है, उन्होंने गरीबी देखी है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं एक आम कार्यकर्ता रहकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूं। ऐसा करना चाहता हूं। मैं अपने पिताजी को देख के इंस्पायर होता हूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के इस दौर में शिवराज वो शख्स है जो अपने विरोधियों के दिलों में भी जगह बनाते हैं। शिवराज गांव और गलियों में रहने वालों के लिए भी एक संदेश है कि यदि भावना सेवा की हो तो मुकाम जरूर मिलता है। आप जो भी करें देश के नाम करें। एक राजनेता की असली पहचान वही है। आज आप किसी भी सफल राजनेता को उठाकर देख लीजिए, उनके पीछे, उनकी सफलता के पीछे कारण यही रहा है कि उन्होंने अपने आप को झोंक कर, अब जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की हैसियत से कह रहा हूँ। उन्होंने सही अर्थों में अपने आप को झोंक कर, क्योंकि उनकी साधारण से परिवार से आते थे, 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जेल चले गए। उसके बाद कई आंदोलन किए और यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन, कई आंदोलन उन्होंने किए। तो उनका कुछ बनने का मकसद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं कि आप राजनीति में या किसी और क्षेत्र में तो कुछ बनने की ना सोचें, आप कुछ करने की सोचिए, ये कर्म क्षेत्र है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसको करियर की दृष्टि से ना देखते हुए इसको समर्पण की दृष्टि से हमें देखने की जरूरत है। ये शिवराज और एमपी का रिश्ता ही है जो शिवराज फिर चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में लौटे हैं। शिवराज उस प्रक्रिया का भी नाम है जो राजनेता को जन नेता बनाती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश ऐसे ही नहीं बनते शिवराज। ऐसे ही नहीं बनता कोई भी बड़ी शख्सियत का किरदार, या बड़ी शख्सियत ना भी हो। सफलता का मतलब यही नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हों, आप अमिताभ बच्चन हों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर पहुंचें तभी आप सफल हैं। सफलता का मतलब ये भी है कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, समाज के लिए भी थोड़े बहुत उपयोगी हैं, अपने परिवार, अपने समाज के लिए भी उपयोगी हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे खुद शिवराज सिंह चौहान जी क्यों ना हो, जबकि 1 साल वो आज पूरे कर रहे हैं जिस पर हमने इस पेशकश को डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही नहीं बनते शिवराज। शिवराज के पीछे भी कई चेहरे होते हैं जो शिवराज जी को शिवराज बनाते हैं, और वो अपना योगदान मांगने नहीं आते। वो खड़े नहीं हो जाते कि शिवराज जी अब आप चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, लाइए हमारा अंशदान हमको वापस करिए जो हमने आपको दिया है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिनको आप मित्र कहते हैं, और कई बार आप ये भी कहते हैं जो उम्र में अगर कुछ छोटे हुए तो रहता तो मित्रता का ही संबंध है, लेकिन गुरु शिष्य जैसा संबंध भी हो जाता है। आज जो 2 किरदार शिवराज जी के बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरे करने पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये दोनों सर वैसे ही किरदार हैं। और मैं दावा कर सकता हूं कि शिवराज जी के परिवार से भी शायद अधिक शिवराज जी के बारे में
ये दोनों किरदार, ये दोनों शख्सियत जो उनके साथ चलते रहे हैं उस समय से, जब शिवराज, कोई नहीं जानता था कि शिवराज की परवाज़ यानी उड़ान कहाँ तक होगी, कहाँ तक जाएंगे शिवराज। और सर, दोस्त तो वही है ना। जब सांदीपनी में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे तो सुदामा थोड़ी जानते थे कि मेरे साथ ये जो यदुवंशी कुमार है ये एक दिन गीता का जनक बनेगा, ये महाभारत का अद्भुत प्रणेता बनेगा। और शिवराज जी के साथ चलने वाले उनके साथी भी बिना किसी अपेक्षा के उनके साथ खड़े रहे। और ऐसे दो लोग हमारे साथ हैं जो आज भी शिवराज जी के साथ हैं, अपनी विनम्र मुस्कान, अपनी विनम्र प्रेरणा के साथ, मित्र भाव के साथ। पहले हैं शिव चौबे जी, जो संघर्ष के साथी ही नहीं हैं, कॉलेज के ज़माने के और क्षेत्र के ज़माने के अपने बुधनी से शिवराज जी के साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं शिव चौबे जी का। और दूसरे आलोक शर्मा जी हैं, जो शिवराज जी के लिए हनुमान जी की भूमिका भी निभाते रहे हैं। प्रेम से दोनों को प्रेम करने वाले लोग ये भूमिका भी कहते हैं कि वो भूमिका भी निभाई है। और दोनों आप देखिए कि विनम्र मुस्कान है। दोनों ने कभी नहीं ये सोचा होगा कि एक दिन शिवराज इतने मकबूल और इस शख्सियत यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन इनके संबंध बिना किसी अपेक्षा के, ये मैं कहूँगा कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शिवराज जी के इस व्यक्तित्व के पीछे शिव चौबे जी और आलोक जी जैसे प्रेमियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और भी हो सकते हैं शिव चौबे जी, और भी हो सकते हैं आलोक शर्मा जी। सबसे पहले शिव चौबे जी की तरफ चलूँगा। आज हम शिवराज जी के व्यक्तित्व के उस हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों लोगों से, जो करीब करीब 3 दशक से अधिक, 4 दशक का तो मुझे लगता है शिव चौबे जी का 40 साल से अधिक का साथ है, और 3 दशकों से अधिक का साथ करीब करीब आलोक शर्मा जी का है। चौबे साहब, मुझे बताएं कि वो शिवराज जो 17-18 साल के थे और 2 मित्र थे, और एक मित्र सिगरेट उस समय भी खूब पीते थे और आज भी कभी झिझकते नहीं है ये कहने में कि आज भी सिगरेट पीने की ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मेरे भीतर है। उस समय शिवराज जी चाय पीते हुए और आप सिगरेट पीते हुए जो सपना आप देखते थे, वो सपना क्या होता था? जी चौबे साहब। वास्तव में शरद भैया ऐसा लगता था कि आज़ादी के बाद जो राजनीति में चल रहा है, इस भारत की भूमि पर लोगों ने ये माना कि इस भारत की तरक्की और इस भारत की जो है उन्नति वास्तव में भौतिक आधार पर ही है। लेकिन शिवराज जी हमेशा कहा करते थे कि भौतिक आधार आज की आवश्यकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वास्तव में भारत की पहचान केवल भौतिकता से है? तब वो कहा करते थे कि सांस्कृतिक अभ्युदय के आधार पर अगर भारत खड़ा होगा तो वास्तव में भारत की पहचान होगी। क्योंकि कभी तो कहा जाता था कि विश्व गुरु अगर है भारत है तो किस कारण है? बांध के कारण है, स्कूल के कारण है, सिंचाई नाली के कारण है, बिजली के कारण है, अन्य भौतिक संसाधनों के कारण है। ये नहीं है, ये इस बात के लिए शिवराज जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भौतिकता के बाद भी मानवता की सेवा, पीड़ित मानवता को एक नई राय देना, शिवराज जी ने नई परिभाषा गढ़ी है। क्योंकि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तब हमने देखा था उन्होंने एक शब्द दिया था कि राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं, मेरा धर्म है, और उसको आज भी वो शरद भैया निभा रहे हैं। मुझे ये भी बताइए चौबे जी, कम लोग जानते हैं, आज हम उनके धारा प्रवाह भाषण तो सुनते हैं और देश के वो चुनिंदा नेताओं में से हैं जो बहुत धारा प्रवाह इतनी शक्ति से बोलते हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, इसीलिए वो मंच लूट लेने वाले राजनेता के तौर पर भी देखे जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी वो अद्भुत प्रणेता और वक्ता के तौर पर पहचाने जाते हैं। किस उम्र से उन्होंने पंडित जी को बिल्कुल उनका सांगोपांग वाचन कर लिया, अध्ययन उनका पूरा हो गया था? क्योंकि हमने सुना है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में वो सबसे प्रमुख तौर पर पंडित जी के दर्शन पर बोलने वाले युवा नेताओं में से होते थे। जी जी। वास्तव में मैंने देखा है कि विद्यार्थी जीवन से ही स्वामी विवेकानंद को पढ़ना और अन्य ऐसे लोगों को, चाहे वो कर्मयोग हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो, इनको उन्होंने कंठस्थ किया था। और उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उन्होंने दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर जो बोलना प्रारंभ किया, तो वो केवल पढ़ते नहीं थे,
अंतरात्मा से ये सोचते थे, जैसे हमने धार्मिक क्षेत्र में देखा है, अनेक साधु संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर मंच से प्रवचन देते हैं, लेकिन अंतर आत्मा से जो व्यक्ति जैसा है, जैसा दिखता है, वैसा अगर बोलता है तो वो हृदय पर सीधा आघात करता है और हृदय में सीधा आत्मसात होता है। शिवराज जी ने जो कुछ अपने राजनीतिक जीवन में किया वो केवल पद प्रतिष्ठा और पैसे के लिए नहीं किया। शिवराज जी ने जो भी किया उसको आत्मसात किया, और जब वो बोलते हैं और धारा प्रवाह बोलते हैं तो केवल भाषण के लिए नहीं बोलते, वो जो उनके अंतर मन में जो एक पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है, उसको निवारण के लिए कि आम आदमी का जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, एकात्म मानववाद के आधार पर उसको सुख कैसे मिले, जब वो बोलते हैं तो आदमी की आत्मा में सीधा प्रवेश करता है। और जन जन चाहे मामा के नाम से कहे, भैया के नाम से कहे, किसी भी नाम से कहे, शिवराज जी को अंतरात्मा में आत्मसात करता है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आलोक जी की तरफ चलूंगा और उसका जवाब आपसे भी चाहूँगा। आलोक जी, आलोक शर्मा जी एक ऐसे साथी रहे हैं जब शिवराज जी खूब पैदल भ्रमण करते थे और कभी कभी लग्जरी यानी विलासिता होती थी ये, जब कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल मिल जाती थी और उससे आपको सवारी करके कहीं दूर दराज जाने का मौका मिल जाता था। आलोक जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आज उनके एक वक्तव्य की बड़ी चर्चा हो रही है कि ज़मीन में गाड़ दूंगा। सुन लो रे, जितने भी गलत काम करने वालों हो तुम समझ लो मध्य प्रदेश से निकल जाओगे, बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दूंगा। लेकिन आप उन शिवराज जी को भी जानते हैं जिनको हम नहीं जानते। आप मुझे ये बताइए कि ये 35 साल का साथ आपका है, बहुत कम उम्र से आप उनके साथ राजनीति में चले और ऐसे मित्र हैं आप, ऐसे सहचर हैं उम्र में कम होते हुए उनसे, जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे ये बताइए, गुस्सा कब आता था उनको? कभी आपने देखा? क्योंकि ये वक्तव्य उनका है तो इस पर मैं याद करना चाहूंगा, क्योंकि आप वो भी है कि कहते हैं शिवराज जी पर तो पीएचडी होनी चाहिए। जी जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। शिवराज सिंह जी भाई साहब मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री हैं और उनका कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा। जब भी समाज में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, तो कहीं ना कहीं उनका मन में पीड़ा होती है। और आज अब चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की का जिम्मेदारी संभाली है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कई शिकायतें आती थी कि जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है, वो गाड़ी कमाई खरीद के वो प्लाट लेना चाहता है। उसका कई कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कई गृह निर्माण समिति प्लाट खा गए हैं, कई लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर दिया है। आखिर कब तक चलेगा? जब लोग आते हैं जिंदगी भर की कमाई के बाद भी उनको प्लाट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा आता है कि ऐसे भूमाफियाओं पे कार्रवाई होना चाहिए। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने केवल घोषणा ही नहीं करी, करोड़ों रुपए की जमीन मैं समझता हूँ भूमाफियाओं से छुड़ाई है। और जिनको न्याय मिलना चाहिए, इंदौर इसका उदाहरण है। इंदौर में कई ऐसे लोग हैं, आप जाइए उनका इंटरव्यू किए, वो खुद बताएंगे कि अगर हमको प्लाट मिला है तो केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली और उनकी सरकार के कारण मिला है। जी, इसका मतलब है कि गुस्सा उनको आता नहीं है, लेकिन कड़े फैसले करने से वो चूकते नहीं है। ये हमने देखा है कि बड़े फैसले और कड़े फैसले उन्होंने किए हैं। शिव चौबे साहब, मुझे बताइए, आपने कभी शिवराज जी को गुस्से में देखा? कभी किसी बात को लेकर, कभी आपसे ही गुस्सा हो गए या किसी और मसले को लेकर नाराजगी हुई, या ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है हमेशा एक विनम्र मुस्कान लेकर आगे बढ़ते रहना? फिर भी कभी कोई गुस्से का क्षण आपको उनके युवावस्था में या कभी और ध्यान आया हो तो हमसे शेयर कीजिए। जी जी। नहीं, मुझे शरद भैया बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि उनने कभी भी किसी भी समान परिस्थिति में या कठिन परिस्थिति में गुस्सा किया हो। अभी जरूर मैं लगातार टेलीविजन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुन रहा हूँ कि शिवराज जी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में गुस्सा नहीं आ रहा उनको। जो लोग जो सही काम करना चाहिए उसको नहीं कर रहे, और उसको करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से और एक शासन के मुखिया होने की दृष्टि से अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो कोई भी ना माने कि वो गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि सही उन धर्म निभाना वास्तव में प्रशासक का कर्म है, शासन में रहने वाले मुखिया का कर्म है। वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें गुस्सा कहीं से शब्द आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, एक मित्र ने कितनी गरिमा से अपनी बात रख दी
एक और मैं आप दोनों का ध्यान खींचना चाहूँगा। 1975 के आसपास की बड़ी चर्चित फिल्म थी, सलीम जावेद का शबाब का दौर था वो। अमिताभ बच्चन साहब भी अपनी पूरी ताकत से निखर गए थे और दीवार एक ऐसी फिल्म थी जिसका एक डायलॉग सलीम जावेद ने बड़ी 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 ताकत से लिखा था कि डाबर साहब मैं गिरे हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। ये शिवराज जी के बारे में हमने बचपन में सुना है कि उन्होंने तय कर लिया था कि मुख्यमंत्री तो बनना है, यानी किसी बड़ी कुर्सी पर पहुंचना है। आलोक जी, कभी याद आता है आपको कि संघर्ष के उन दिनों में चौक में किसी कोने में समोसे या कचौरी खाते हुए, या कई बार तो वो फाका कशी के भी दिन होते थे, कभी शिवराज जी ने कहा हो कि देख लेना आलोक, एक दिन आलोक बनकर जगमगाऊंगा श्यामला हिल्स पर? सर, ऐसा कोई डायलॉग, माफ कीजिएगा मैं फिल्मी हो रहा हूं तो। जी आलोक भाई। जी जी। देखिए, वे तो हमेशा इस बात को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, मीटिंगों में हमेशा बोलते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं कि मुंह में शक्कर होना चाहिए, पैर में चक्कर होना चाहिए, सीने में आग होना चाहिए, माथा ठंडा होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम काम करें तो जब निर्णय करने की स्थिति आई तो हमारा माथा ठंडा होना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कार्यकर्ता इन बातों को ध्यान में रखेगा तो वे काफ़ी आगे बढ़ेगा। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सरजमी के ऊपर काम किया है, और हमेशा उन्होंने समाज को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बात थी, वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म दर्शन को अगर किसी ने मध्य प्रदेश में और देश में चरितार्थ किया है तो केवल शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मैं कहूं कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे आधुनिक राजनीति के वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। वास्तव में समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछ लिए और उसकी सेवा कर ली तो मानो भगवान की सेवा कर ली। ये ध्यान में रखकर शिवराज भाई साहब की हर नीति बनी है, हर योजना बनी है, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो। ये योजना आज मध्य प्रदेश नहीं, देश की कई स्टेटों की सरकारों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए जो भी वो काम करते हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष से निकले हैं, एक मध्यम वर्गीय किसान के परिवार से आए हैं, गाड़ी नहीं होती थी, साइकिल नहीं होती थी, हम लोग साइकिलों के ऊपर हमेशा काम करते थे। इसलिए उनको आज पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में पाँव पाँव वाले भैया के रूप में जाना जाता है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, इस नाम से वे जाना जाता है। असंभव शब्द कभी शब्दकोश में नहीं है। मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, पूरे मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस समय शिवराज सिंह जी भाई साहब युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने पार्टी संगठन में कहा था कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा एक क्रांति मशाल यात्रा निकालेगा और उसके लिए हम अलग अलग जिलों में जाएंगे, युवाओं के अंदर अलग जगाएंगे। जब पार्टी के शीर्षक नेतृत्व से ये बात कही कि हम 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को भोपाल में इकट्ठा करेंगे, तो पार्टी के जो वरिष्ठ सीनियर लीडर थे उनको इस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कहीं ऐसा हो सकता है, और वो मैं समझता हूँ 88 में जब हमारी क्रांति मशाल यात्रा निकली तो मैं समझता हूँ भोपाल चारों तरफ इतने नौजवान भोपाल में आ गए, और उस भीड़ का जो नौजवान आए थे उनको बेरोजगारी भत्ता देना था, एक बड़े मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी थी। और वो क्रांति मशाल यात्रा में जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चे में शिवराज सिंह जी भाई साहब हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, युवराज तुकोजीराव पवार हमारे बीच में नहीं है, ऐसे कई, राकेश सिरोटिया जी हमारे बीच में नहीं है, ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे जी, कई ऐसे लीडर हैं जो आज छत्तीसगढ़ में है। मैं समझता हूं कि असंभव शब्दकोश में आदरणीय शिवराज भाई साहब के नहीं है, और उनकी कई योजनाएं जो बनी है वो समाज को फोकस करते, किसानों को फोकस करके, युवाओं को फोकस करके ही उन्होंने बनाया, जिसका लाभ आज मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता को मिल रहा है। बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि इस दृष्टि और सोच को लेकर आगे बढ़ते रहें शिवराज। चौबे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीति में जब व्यक्ति आता है और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है, और एक संयोग शिवराज जी के साथ हमेशा रहा है कि कठिन परिस्थितियों के नेता वो हमेशा रहे भी हैं और माने भी जाते हैं। 2005 में जब बीजेपी के 2 साल में 2 मुख्यमंत्री विदा हो गए, उमा भारती जैसा तेज तर्रार मुख्यमंत्री और बाद में बाबूलाल गौर भी एक बहुत सीनियर और दबंग नेता रहे, शिवराज जी जब आए तो कोई दांव लगाने तैयार नहीं था कि अरे शिवराज जी बड़े सरल हैं, इन परिस्थितियों में
जब बीजेपी हिली हुई है, संगठन सरकार कैसे संभालेंगे। और 2020 में भी जब एक धड़ा कांग्रेस से आया और ये कहा गया कि भैया संभालना बड़ा कठिन है, कि ले तो लिया आपने, अब झेलना पड़ेगा, तब भी शिवराज जी सामने आए। आप किस तरह देखते हैं? मैं उनको हमेशा देखता हूं कि वस्त्र विन्यास वगैरह को लेकर वो बड़े सहज रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि बहुत तड़कीले वस्त्र, बड़े सजीले वस्त्र, बहुत हर चीज पर ध्यान। आप उन्हें कैसा देखते हैं? मैं हमेशा उनको देखता हूं कि बहुत आज भी उनके भीतर गांव का शिवराज बड़ा खनकता झमकता है। लेकिन चुनौती और शिवराज, इस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा आप जी। वास्तव में भाई साहब, मैं इस संबंध में केवल ये अनुरोध करना चाहूंगा कि शिवराज जी ने जैसा कहा कि राजनीति मेरा धर्म है, व्यवसाय नहीं है, तो इसको उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है जी। परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन व्यक्ति जब परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, कोई भी परिस्थिति हो, और उन परिस्थितियों के रहते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। शिवराज जी का लक्ष्य जो था केवल जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद तय नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा, बचपन से लेकर विद्यार्थी जीवन से युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, जो कुछ समाज में उन्होंने देखा, समाज के दुख दर्द कष्ट पीड़ा वेदना को, बेटी की पीड़ा क्या होती है, वनवासी की पीड़ा क्या होती है, विद्यार्थी की पीड़ा क्या होती है, मजदूर की पीड़ा क्या होती है, वकील की पीड़ा क्या होती है, इन सब पीड़ाओं को उन्होंने आत्मसात किया। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचायतें शुरू की, तो उन्होंने इस बात का जो है कॉन्सेप्ट उनके मन में बहुत स्पष्ट था कि वल्लभ भवन में बैठकर कोई भी व्यक्ति किसान की पीड़ा कैसे समझ सकता है, जब तक कि किसान आकर खुद ना बताए। किसी बहन की पीड़ा है तो उसकी पीड़ा को हम वल्लभ भवन में बैठकर जो है कैसे योजना के रूप में साकार कर सकते हैं, जब तक कि बहन आकर खुद ना बताए। तो ये जो सारा हमारा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, क्योंकि योजनाओं की जब भी बात होती है, शरद भैया आपके सामने आता होगा कि सरकार के आंकड़े आते होंगे कि इस योजनाओं में हमने ये किया, लेकिन मैं आज आपको टेलीविज़न के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उन योजनाओं के पीछे वास्तव में भावनात्मक चीज़ क्या थी। जैसे आज हम बेटियों की पूजा करते हैं, हर मंच पर पूजा करते हैं, सरकार के हर कार्यक्रम में पूजा होती है, तो पूजा करना केवल जो है दिखावा नहीं है, ये वो अनुष्ठान है कि अनादि से लेकर आज तक इस भारत में जो है बेटियों की पूजा होती रही है, शक्तियों की पूजा होती रही है, तो उस शक्ति का आज भी समाज में सम्मान हो, इसलिए ये योजना हमने चलाई। ऐसी जितनी योजना है, इन योजनाओं के पीछे बहुत लंबा समय जब कभी ईश्वर देगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन योजनाओं के आंकड़े आप मत देखिए। शिवराज जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, जिन योजनाओं के बारे में इस देश में कोई सोच भी नहीं सका राजनेता, उनको हमने ज़मीन पर उतारा है। तो उनके पीछे अगर कोई भावनात्मक बात है तो वो भावनात्मक बात साधारण नहीं है, वो हमारी संस्कृति से द्वापुर से लेकर त्रेता, और त्रेता से लेकर विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी से लेकर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को वास्तव में धरती पर अगर किसी ने उतारने का प्रयास किया है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बिल्कुल, ये बात आप इसलिए अधिकारिता से कह सकते हैं कि आप उसको समझते हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से आप दोनों ने जो बातें नहीं कही हैं वो बातें मैं आपकी अनुमति से विनम्रता से कहना चाहूँगा कि नींव के पत्थर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना चमकता हुआ कंगूरा। शिवराज जी भी नींव के पत्थर रहे हैं और कई कंगूरे उनकी वजह से चमके, और ये परंपरा भी है, क्योंकि यही परंपरा है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ें, और जिस संगठन से जुड़े हैं या जिस देश से जुड़े हैं, जिस प्रदेश से जुड़े हैं, उसके लिए कंगूरा कौन बन सकता है, उसके लिए हम नींव का पत्थर बने। आप दोनों अपने बारे में जो भी सोचते हो, लेकिन हम ये जानते हैं और बहुत विनम्रता से आज आपके योगदान को भी प्रणाम करते हैं कि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने शिवराज जी के उन दिनों को भी देखा है जब वो कुछ नहीं थे, और आज भी देखा है जब वो सर्वांग सम हैं, सब कुछ हैं, और अभी तो अनंत संभावनाएं भविष्य के लिए भी खुली हैं। लेकिन आज भी आप दोनों के चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान है, न पहले कुछ मांगा था न आज कुछ मांगा है, तो ऐसे साथ को भी प्रणाम है। और इसीलिए हमने कहा कि ऐसे नहीं बनते शिवराज। शिवराज के पीछे शिव चौबे भी होते हैं, आलोक शर्मा भी होते हैं, और ऐसे अनेक साथी होंगे। दो नाम तो मैं यहाँ ले रहा हूँ,
लेकिन ऐसे अनेक साथी होंगे जो आज अपना ये मांगने नहीं आए हैं कि सब हमको दे दीजिए कुछ, अब तो आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो आपके साहचर्य को भी प्रणाम है, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन शक्ति भी है कि यहाँ आप जैसे साथी होते हैं जो लगातार अपने नेता के साथ चलते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर मुस्कुराते हैं कि हमें क्या मिला ये मत पूछिए, जो कुछ मिलना था उससे बहुत कुछ हमें मिल चुका है, क्योंकि हमारा नेता आज शीर्ष पर है, चमक रहा है। तो बहुत प्रणाम आप दोनों को भी आज 1 वर्ष पूरे होने पर, चौथी बार के मुख्यमंत्री के। बहुत धन्यवाद शिव चौबे जी, बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।